सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप जब भी मुझे सुन रहे होंगे। एंड दिस इज द रिवीजन नंबर 3 ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टॉपिक इज इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। और हमने पहले दो रिवीजन जो मेरे थे वो ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं यूट्यूब पर, है ना। इसके अलावा अब हम यहां से आगे बढ़ने वाले हैं इंड AS 103 के थर्ड पार्ट पर, जहां हम क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं। सो मैंने इससे पहले तक आपको 103 में एक्विजिशन मेथड स्टार्ट कराई थी। एक्विजिशन मेथड में हमने जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी चीजें कंप्लीट करी थी अलोंग विद क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट इन डिटेल। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज वंस अगेन रिकॉलिंग आवरसेल्व्स कि भाई एक्विजिशन मेथड में कितने स्टेप्स होते हैं। तो मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए थे कि देयर आर 7 स्टेप्स in the acquisition method of business combination. Okay, first step was to identify the acquirer, second step was identify the date of acquisition, third was the calculation of net assets, fourth was the calculation of PC, fifth was the calculation of goodwill or gain on bargain purchase। और यहाँ पर जब भी gain on bargain purchase आएगा तो वो जनरली कहाँ जाने वाला है, कैपिटल रिजर्व में जाने वाला है। बट अगर डिस्ट्रेस सेल का केस है तो वो OCI में जाता है। फिर हमने जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ एक्वायरर, जो एक्वायरर होने वाला उसकी बुक्स में, और बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये 7 स्टेप हमने करने वाले थे और इसके बाद हमने सारे कंसेप्ट्स इसमें एक्विजिशन मेथड में समझ लिए थे। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन अवर फर्दर क्वेश्चंस एंड ये क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 18 का जो है, जो अपनी मॉड्यूल में भी है, आरटीपी नवंबर 18 का है। क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 9 था। ओके, सो क्वेश्चन क्या था? एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू 31 मार्च ईच ईयर। 1 जुलाई 2017 को एबीसी ने एक्वायर करे 75% स्टेक, 75% equity shares of JKL Limited and gained control of JKL Limited. The issued shares of JKL Limited was 120 lakhs equity shares. 120 लाख इक्विटी शेयर उसने ऑलरेडी इशू करके रखे थे। डिटेल्स ऑफ द परचेज कंसिडरेशन आर एज फॉलोज। 1 जुलाई 2017 को एबीसी लिमिटेड ने 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स एक्वायर करे, मतलब एबीसी ने इशू करे 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स इन जेकेएल लिमिटेड। और उनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी एबीसी के लिए शेयर्स की? 6.5, जबकि मार्केट वैल्यू ऑफ द जेकेएल लिमिटेड की 6 रुपीज प्राइस थी। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, यहां पर अगली इंफॉर्मेशन क्या दी थी कि एबीसी लिमिटेड ने कैश पेमेंट किया है 71,50,000 का टू द फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑफ जेकेएल लिमिटेड हु सोल्ड देयर शेयर्स टू एबीसी ऑन 1 जुलाई 2017। ABC Limited will have to pay interest at an annual rate of 10% on borrowing। 10% आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 30 जून 2019 को। मतलब देखो एक्विजिशन कब हुआ? 1 जुलाई को, यस नो। उसके बाद 30 जून 2018 को कैश पेमेंट दे तो दिया गया, अलोंग विद दैट किसको दिया? फॉर्मर शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने उसका शेयर होल्ड स्टेक बेचा था। और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है? 10% दी है। 30 जून 2019 को एबीसी लिमिटेड मेक्स अ कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 300 lakhs टू द फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑफ जेकेएल who sold their shares to ABC on 1st July 2017. This payment is contingent upon revenues of ABC growing by 15% over the 2-year period from the 1st July to 30th June. And 1st July से लेके मतलब बेसिकली ये क्या हो गया? ये पेमेंट कब होगा? अगर रेवेन्यू 15% से ग्रो कर गए ओवर द प्रीवियस 2 years, ओवर द 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, तो अब ये बात समझने वाली है कि ये अगर किसी कंडीशन पर है तो कहना इसे इट इज कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, यस नो। तो हमें इसकी फेयर वैल्यू जाननी होगी और क्वेश्चन पे अपने को अगला पॉइंट यही दिया है कि 1 जुलाई को फेयर वैल्यू ऑफ दिस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन वाज 250 lakhs। 31 मार्च 2018 को फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन वाज 220 lakhs। तो ये डेट ऑफ एक्विजिशन और ईयर एंड की दे के रखी है इन्होंने क्या? फेयर वैल्यू। 1 जुलाई 2017 को कैरिंग वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स ऑफ जेकेएल इन द बुक्स ऑफ कंपनी वाज 600 lakhs एंड 1 जुलाई 2017 को फेयर वैल्यू ऑफ दीस नेट एसेट्स वाज 700 lakhs। रेट ऑफ डेफर्ड टैक्स टू अप्लाई, कैरिंग अमाउंट 600 लाख है और फेयर वैल्यू 700 लाख है। कहना इसे
डीटी डेफर टैक्स आएगा और उसके लिए 20% रेट ऑफ टैक्स दे के रखी है। इसके अलावा ड्यूरिंग द 9 months एंडिंग ऑन 31st March 2018 JKL had a poorer than expected operating performance. It was necessary for the ABC to recognize the impairment of goodwill arising on acquisition of JKL amounting to 10% of its total computed value. मतलब जो गुडविल अगर आएगी, गुडविल कंप्यूटेशन जो होगा उसमें 10% से इम्पेयरमेंट भी करना है। अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंप्यूट इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल in the consolidated financial statement of ABC Limited under both the methods permitted by Ind AS 103, okay, for initial computation of the NCI at the acquisition date। मतलब NCI at PSNA वाले मेथड से भी निकालना है और NCI at फेयर वैल्यू वाले मेथड से भी निकालना है। तो हमने जो स्टेप सीखी उसी स्टेप्स के हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो रुपीज इन थाउजेंड्स कर लिया हमने। आइडेंटिफाई करेंगे द एक्वायरर, तो लीगल एक्वायरर कौन होगा, लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर दोनों सेम होने चाहिए। सर लीगल एक्वायरर कौन, जिसने पीसी दिया है, और अकाउंटिंग एक्वायरर जिसके पास कंट्रोल आ गया पोस्ट एक्विजिशन, दोनों ही सेम एंटिटी होंगी तभी एक्विजिशन मेथड लगेगा। तो एबीसी लिमिटेड के पास 75% स्टेक है, तो देयरफॉर एनसीआई के पास कितना हो गया, 25% स्टेक। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1 जुलाई 2017 क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है। नेट असेट्स कितने हैं, फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स एक्वायर्ड दिया है 70,700 लाख था, रुपीज इन थाउजेंड्स है वो। लेकिन याद रखना आपको कैरिंग अमाउंट भी दी हुई है असेट्स की, टैक्स बेस भी दिया हुआ है, इनका जो डिफरेंस आएगा उससे 20% निकालोगे। मुझे बताओ टैक्स बेस कम था असेट का, तो आपको जो फेयर वैल्यू उसको भी कम करना पड़ेगा, है ना। तो कहना इसे असेट को कम करा मतलब आपने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करी 20%, 2000 की डीटीएल, इस डीटीएल को आप नेट एसेट से लेस कर दोगे तो आपका 68,000 का नेट एसेट्स आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आपका होता है पीसी। पीसी कैलकुलेट करना है, तो बेटा हमने क्या किया, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड टू जेकेएल लिमिटेड, 12,000 शेयर्स थे, 75% स्टेक के लिए 2/3, 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स, और फेयर वैल्यू ऑफ द सब्सिडरी 6.5, ये वाली अपन सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एबीसी दैट इज द पेरेंट, उसको हम ले लेंगे और इससे हमारा आ जाएगा क्या, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड टू जेकेएल। और कोई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डेफर्ड कंसिडरेशन, सर डेफर्ड कंसिडरेशन को इतना दे रहे थे और कितना परसेंटेज था रेट ऑफ बोरिंग का, सर 10% रेट ऑफ बोरिंग का था, 1 साल बाद ही पेमेंट कर रहे थे डेफर्ड कंसिडरेशन, तो 0.909 टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के 7150 इंटू 0.909 का इंटू करेंगे तो 6500 आ जाएगा। कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन की डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू गिवन थी, इन दोनों का टोटल करोगे तो आपका पीसी आ जाएगा। पीसी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, तो हम एनसीआई एट पीएसएनए अगर निकालते हैं तो नेट एसेट्स हमने ऑलरेडी 68,000 निकाले थे, पीसी हमने 70,500 निकाला, एनसीआई एट पीएसएनए है तो 68,000 का 25% जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर होगा उससे इंटू करेंगे दोस्तों, तो आपका ये आ जाएगा कितना 87,500। आपने नेट एसेट्स आपको एक्विजिशन के बाद मिले हैं 68,000 के, बदले में आपने पे किए हैं 87,500। कहना इसे आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया 19,500 का, तो ये जो एक्सेस अमाउंट आपने पे किया है वो क्या होगा, गुडविल होगा। और साथ में याद रखना इंपेयरमेंट भी होगा, तो यहां पे गुडविल का इंपेयरमेंट होगा 10% से, तो 19,500 लेस 10% ऑफ द इंपेयरमेंट, तो गुडविल आफ्टर इंपेयरमेंट बचेगी आपकी 17,550। और अगर आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू मेथड से आप निकालते तो ये नेट एसेट तो सेम होते, पीसी भी सेम होता, बट एनसीआई आपका 12,000 शेयर इंटू 6 रुपीज, दैट इज सब्सिडरी वाले शेयर की मार्केट प्राइस इंटू 25%, 18,000। यहां पे आपकी गुडविल आती 20,500 और इंपेयरमेंट 2,050 हो जाता, और गुडविल आफ्टर इंपेयरमेंट कितना बचता, 18,450। अच्छा, ये जो इंपेयरमेंट है अगर आपका एनसीआई एट पीएसएनए था तो ये पार्शियल गुडविल कहलाएगा, पार्शियल गुडविल कहलाएगी, और ये पार्शियल गुडविल के बाद जो इंपेयरमेंट का जो लॉस है गुडविल में ये कौन बियर करेगा, सिर्फ पेरेंट कंपनी बियर करेगी, तो एंट्री हो जाएगी एबीसी प्योरल टू गुडविल। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो एबीसी प्योरल डेबिट एनसीआई डेबिट टू गुडविल, ये क्या हो जाएगा, फुल गुडविल, इसमें एनसीआई का भी शेयर इंक्लूड हो जाएगा, यस नो। इसके बाद काउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एबीसी, ये पूछा नहीं था क्वेश्चन में, ये बातें पूछी नहीं गई थी, बट ये मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, दैट्स इट। पहली एंट्री क्या हो जाती, इन्वेस्टमेंट इन जेकेएल टू इक्विटी टू डेफर्ड कंसिडरेशन टू प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, ये आपने पीसी की एंट्री कर दी। फिर इंटरेस्ट हर साल रिकॉग्नाइज होता डेफर्ड कंसिडरेशन पे, वो प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी चेंज हो रहा है ईयर एंड पर, तो उसको भी अपन ने रिकॉग्नाइज कर दिया। और जो कंसोलिडेटेड ईयर एंड पर जो एंट्री पास होगी अगर एनसीआई पीएसएनए पे या फेयर वैल्यू पे, उसकी एंट्री भी कर देंगे अपन। और
यहां पे इंपेयरमेंट की भी एंट्री कर दी। बस याद रखना, जनरल एंट्री इन केस ऑफ सब्सिडरी डिड नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर व्हेनेवर देयर इज 100% टेक ओवर ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी। याद रखना, जनरल एंट्री का कौन से केस के बारे में बात हो रही है सर? ये वो केस है, कौन सा केस? जिसमें कि सब्सिडरी एक्विजिशन के पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उस केस में whenever there is 100% takeover of all assets and liability, there is 100% control and subsidiary will not be existing in future, then हम क्या करेंगे? हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स मेड एंड रिकॉग्नाइज करेंगे ऑल एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पीओआरएल में, और एंट्री कुछ इस तरीके की हो जाएगी, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी टू मोड ऑफ पेमेंट, है ना। और अगर कोई बैलेंस आया डेबिट साइड तो गुडविल, और इधर आया तो कैपिटल रिजर्व। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट के? तो मान लीजिए लीगल फीस, ड्यू डिलिजेंस कॉस्ट, इन्वेस्टर बैंकर फीस, बोनस पेड टू एम्प्लॉयज फॉर डूइंग सक्सेसफुल एक्विजिशन। ये कुछ एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट हो सकती है जिनको हमें पीओआरएल पे रिकॉग्नाइज करना है। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? बोलो यस नो। इसके बाद आते हैं हम अपने मॉड्यूल पे इलस्ट्रेशन नंबर 40 पर। इलस्ट्रेशन 40 को देखिए एक बार, रीड कीजिएगा इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ, रीड कीजिए इसको मेरे साथ। क्या दिया है सर? एक बैलेंस शीट दी है प्रोफेशनल और डायनेमिक लिमिटेड की 31 मार्च 2002 की या 12 की, चलो। नॉन करेंट एसेट्स पीपी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश अदर्स, एसेट्स का टोटल। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इन डायनेमिक लिमिटेड और 10 ईच इन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लिमिटेड का बैलेंस ये है और डायनेमिक का ये है, याद रखना। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे ये समझते हैं ये 100 का होगा, ये 10 का होगा, बट उल्टी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये 100 रुपए पर शेयर है, ये 10 रुपए पर शेयर है। फाइनेंशियल लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स। इसके बाद करंट लायबिलिटी, फाइनेंशियल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल। प्रोफेशनल लिमिटेड ने 70% स्टेक एक्वायर कर लिया है, किसका? डायनेमिक लिमिटेड का, ऑन 1 अप्रैल 2022 बाय इशूइंग इट्स ओन शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2। The fair value of the shares of professional limited was 40% per annum। मुझे बताओ कितनी इंफॉर्मेशन इस एडजस्टमेंट समझ में आ गई? सर एक तो 30% का एनसीआई है, डेट ऑफ एक्विजिशन दी है, स्वैप रेशियो भी दिया है, और इसके अलावा अगली बात क्या बोली? फेयर वैल्यू एक्सरसाइज रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग, ऑल नंबर्स इन लैक्स। फेयर वैल्यू ऑफ द पीपी ऑन 1 अप्रैल वाज 350 लाख, अपने को बैलेंस शीट में 500 लाख दी, इसका मतलब डेफर्ड टैक्स से एडजस्टमेंट आएगा, यस नो? ठीक है। प्रोफेशनल लिमिटेड ऑल्सो एग्रीड टू पे एन एडिशनल पेमेंट ऑफ व्हाट? हाउ मच सर? एडिशनल पेमेंट एज कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 35 lakhs and 25% of any excess amount, now प्रोफेशनल लिमिटेड ने एग्री किया है टू पे एडिशनल पेमेंट एज कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 35 lakhs and 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट्स इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर एक्विजिशन ओवर इट्स प्रॉफिट्स इन द प्रीसीडिंग 12 months मेड टू डायनेमिक लिमिटेड। This additional amount will be due after 2 years. Dynamic Limited has earned 10 lakh profit in the preceding year and expects to earn another for 20 lakhs. ठीक है सर, 35 लाख रुपए का वो एडिशनल पेमेंट एज कंसिडरेशन देंगे, तभी जो अभी सर्टन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इन एडिशन टू द अबव प्रोफेशनल लिमिटेड आल्सो एग्रीड टू पे वन ऑफ द फाउंडर शेयर होल्डर्स पेमेंट ऑफ ₹20 lakhs प्रोवाइडेड ही स्टेज विद द कंपनी फॉर 2 years आफ्टर एक्विजिशन। मुझे बताओ ये एम्प्लॉय को अलग से 20 लाख रुपए दे रहे हैं अगर वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल एक्स्ट्रा और रुके। कैन आई से द excess depreciation, excess employee benefit expense is incurred only on the basis of you know what, vesting period। so ये तो employee benefit expense हो जाएगा एज पर शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम, तो ये तो 102 के हिसाब से आएगा, 103 में कोई काम नहीं इसका, ओके। डायनेमिक लिमिटेड ने सर्टेन इक्विटी सेटलमेंट शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड दिए हैं विच वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू अवार्ड्स इशूड बाय प्रोफेशनल लिमिटेड। एज पर द ओरिजिनल टर्म्स द वेस्टिंग पीरियड वाज 4 years and as of the acquisition date the employees of the dynamic limited has already served 2 years of service। कहने का तात्पर्य यह है कि डायनेमिक लिमिटेड ने शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड देके रखा था, जिसको रिप्लेस किया नए अवार्ड्स ने इशूड बाय द प्रोफेशनल लिमिटेड, मतलब पेरेंट ने उसकी जगह पे नए अवार्ड्स इशू कर दिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एज पर द ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड 4 साल का था, 2 साल खत्म हो चुके थे जब
एक्विजिशन हुआ। अब नए टर्म्स के हिसाब से वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का ही पेंडिंग बचा है। द फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड्स ऑन द एक्विजिशन डेट, ओरिजिनल अवार्ड की फेयर वैल्यू कितनी थी 5 लाख, रिप्लेसमेंट अवार्ड की फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 8 लाख। ठीक है सर, इसको हम शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड वाला जो एडजस्टमेंट है उसमें एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन बेटा मई 2022 में सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है 15 मार्क्स का सीए फाइनल में। हमारे मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 40, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 25 है। एप्लीकेशन टैक्स रेट 30% है। डायनेमिक लिमिटेड हैड अ सूट पेंडिंग विद अ कस्टमर हु हैड मेड अ क्लेम ऑफ 50 लाख, 50 लाख का क्लेम मांगा है जिसने। मैनेजमेंट रिलायबली एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी टू बी ₹5 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन tax rate 30%. You are required to prepare opening consolidated balance sheet of Professional Limited on 1st April 2022, that is the date of acquisition, और 10% डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है डेफर्ड कंसिडरेशन के लिए। ठीक है सर, तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, आइडेंटिफाई द एक्वायरर। सर पीसीबी प्रोफेशनल लिमिटेड पे कर रहा है नंबर 1, उसके बाद कंट्रोल भी प्रोफेशनल लिमिटेड के पास जा रहा है, तो कैन आई से यहां पे ये क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल लिमिटेड हमारा हो जाएगा लीगल एज वेल एज द अकाउंटिंग एक्वायरर। Yes, no. So control is 70% and therefore non-controlling interest 30% का हो जाएगा। Date of acquisition directly given है क्वेश्चन में कि 1st April 2012 ऑलरेडी गिवन हुई है। अब हमें निकालना है नेट असेट्स टेकन ओवर बाय द पेरेंट कंपनी। तो नेट असेट्स कौन कौन से टेक ओवर होने वाले हैं सर, पीपी को हम क्या लेंगे सर, फेयर वैल्यू यहां पे लेते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफिएबल नेट असेट्स। तो फेयर वैल्यू अपने को पीपीई में 350 की दी हुई थी, रुपीज एंड लैक्स मैंने हर जगह लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट अपने को बैलेंस शीट में 100 के दिए हैं, इन्वेंट्री अपने को 150 की दी है। ट्रेड रिसीवेबल क्या थे, ट्रेड रिसीवेबल आपके 300 के थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 100 और अदर्स आपके 230। ये देखो, इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग 200, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी चला जाएगा, सेटल हो जाएगा 70, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 150, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी गिवन है बैलेंस शीट में, वो भी आ जाएगा यहाँ पे। ट्रेड पेबल आ जाएंगे और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट में गिवन है आपको 5 लाख की, उसकी फेयर वैल्यू जो है वो यहां पे आ जाएगी। लेकिन यहां पर अलग से डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी आएगा, वो चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पीपीई की कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी, फेयर वैल्यू कम है, तो इस वजह से डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस के कारण, जिसके कारण डेफर्ड टैक्स अराइज हो सकता है। तो सर बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू जो हमारी इंड AS 12 के हिसाब से पीपीई की फेयर वैल्यू 350 है, जबकि टैक्स बेस दैट इज द कैरिंग अमाउंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 500 है। मुझे बताओ एज पर इनकम टैक्स एक्ट 500 है, हमारी पीपीई की फेयर वैल्यू कम है, हमें बढ़ाना पड़ेगा। कहना इसे जो डिफरेंस अमाउंट है उसको और असेट बढ़ाना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट से, तो 150 का डिफरेंस है और 150 से हमें असेट को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हमें डेबिट और करना पड़ेगा पीपीई को। यस नो, सो कहना इसे डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होगा। यस, नाउ प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में, इनकम टैक्स में तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, तो कहना इसे ये रिवर्स हो जाएगा, इसमें भी डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। यस, तो 155 इंटू 30% 46.5 का आपका डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट आ जाएगा। ये वर्किंग नोट 1 में मैंने लिख दिया। अब यहां पर नेट असेट्स टेकन ओवर 516.5 लाख के आ गए हैं दोस्तों। ये 516.5 लाख के जो नेट असेट्स आ गए हैं, इनके बाद हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन द स्टेप नंबर 4। सर 4 लाख शेयर्स दे रहे हैं 70% स्टेक के लिए, हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर देंगे 2 शेयर्स के बदले। तो बेसिकली 1/2 का स्वैप रेशियो गिवन है और फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट 40 गिवन है, तो 56 लाख आ गया। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डेफर्ड कंसिडरेशन निकालने के लिए हम 35 लाख रुपए दे रहे थे, 10% हमारी प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर फॉर 2 इयर्स निकालेंगे तो 28.93 आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। शेयर बेस्ड पेमेंट में जो भी कॉस्ट इन रिलेशन टू बिजनेस एक्विजिशन है सिर्फ उसको हम कंसीडर करेंगे, तो 5 लाख रुपए हमारा ओरिजिनल अवार्ड था, डिवाइड बाय 4 इंटू 2 क्या है सर, 2 इयर्स ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, है ना। और 4 हम 4 को क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना था, 4 था। टोटल वेस्टिंग पीरियड 4 और न्यूली इशूड वेस्टिंग पीरियड विच एवर इज हायर हम लेते हैं, तो 4 लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है सर, यहां पे हमने ले लिया 4, तो जो भी आया उससे हमने क्या 2.5, और जो हमारा टोटल एक्सपेंस था 8 का, उसमें से 2.5 माइनस कर दिया, दैट 5.5 विल बी
will not be part of it. Okay, so 2.5 हमारा पीसी का पार्ट हो जाएगा, 87.43 पीसी आ गया. मैंने यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट लिखा है, अमाउंट पेबल टू फाउंडर शेयर होल्डर विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अकाउंटेड एज पर इंड AS 102, दैट इज सिंस इट इज कंप्लीटली शेयर बेस्ड पेमेंट बेस्ड ऑन सर्विस टर्म्स है. याद है आपको? अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार आपको वापस से दिखा देता हूं कौन सा एडजस्टमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट वाला एडजस्टमेंट. सर ये मैंने आपको चार्ट बना के बताया था कि अगर शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड है, एक क्वेरी कंपनी है शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम एंड एक्विजिशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, अगर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड के दौरान एक्विजिशन हुआ है और सच अवार्ड्स रिप्लेस कर दिए पेरेंट कंपनी ने, तो अपन को क्या करना है सर? फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम दैट इज 5 lakhs डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड 4 या 3 विच एवर इज हायर. तो हमने डिवाइड किया था 4 से इनटू एक्सपायर्ड पीरियड. 2 साल एक्सपायर हो गए थे, तो जो आया वो हम इंक्लूड कर लेंगे वीसी में. बाकी का हम उसको क्या मान लेंगे? अनएक्सपायर्ड वाला पोर्शन. अनएक्सपायर्ड वाले पोर्शन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड. यस नो? तो 5.5 हमारा अनएक्सपायर्ड वाला आ जाएगा. ओके, नाउ वापस से हम उस क्वेश्चन पे आते हैं. मैंने आपको एक कंसेप्ट वापस से रिकॉल करा दिया ताकि आपको टेंशन ना हो कि भाई, क्योंकि हो जाता है बीच में बड़े चैप्टर में ऐसा. ठीक है, नाउ वी आर बैक ऑन द क्वेश्चन. इसके बाद हमारा पीसी अपने को पता है और साथ ही साथ नेट एसेट्स पता है, दोनों को कंपेयर कर दो. सो सर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस, तो नेट एसेट्स हमारे निकले थे 516, जिसमें से पीसी लेस किया 87.53, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो एनसीआई हमेशा हम प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड से निकालते हैं. तो वो कैसे आएगा? 516.5 lakhs इंटू 30%, दैट इज 154.94. ये जैसे ही आया, इससे हमारा ये डिफरेंस आ जाएगा, दोनों को कैलकुलेट कर लो तो हमारा आ रहा है गेन ऑन बार्गेन परचेस. इसके बाद अकाउंटिंग करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर प्रोफेशनल लिमिटेड की बुक्स में. तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और ग्रुप की बुक्स में एंट्री पास होगी. सर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहली एंट्री क्या पास होगी? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू डेफर्ड कंसिडरेशन टू शेयर बेस्ड पेमेंट, या फिर आप ऐसी एंट्री भी पास कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या डायनेमिक सब्सिडरी लिमिटेड जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड है ना, या डायनेमिक नाम है यहाँ सब्सिडरी का, तो हम उसी का नाम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन डायनेमिक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 14 टू डेफर्ड कंसिडरेशन 28.93 टू शेयर बेस्ड पेमेंट 2.5 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 42 रुपीज. ऐसा भी कर सकते हो, या इन दोनों को आप एज इक्विटी भी मान के 56 रुपए लिख सकते हो. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? यस. नाउ ग्रुप में क्या एंट्री जाएगी? नेट एसेट्स ऑफ डायनामिक टू इन्वेस्टमेंट इन डायनामिक टू एनसीआई टू कैपिटल रिजर्व. बस ये एंट्री आ जाएगी. ये कहां से फिगर्स है? सर ये नेट एसेट्स वही है 516, ये इन्वेस्टमेंट इन डायनामिक 87.43, ये भी अपन ऊपर निकाल चुके हैं. तो ये सारे फिगर्स हमने ऊपर कहीं ना कहीं निकाले हुए हैं. ये देखो पीसी है ना. अब हम बना रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. तो पीपी पेरेंट का 300 था और सब्सिडरी का 350. अदर इन्वेस्टमेंट के नाम पे 400 प्लस 100 गिवन थे. डेफर्ड टैक्स एसेट 46.5 वर्किंग नोट हमने ऊपर बनाया था. इन्वेंट्री दोनों पेरेंट सब्सिडरी, ट्रेड रिसीवेबल पेरेंट सब्सिडरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेरेंट सब्सिडरी, अदर्स भी पेरेंट सब्सिडरी के आगे, तो बैलेंस शीट आराम से यहाँ पे हो जाएगी. शेयर होल्डर्स फंड में नोट नंबर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हम कैसे निकाल रहे हैं? तो इक्विटी शेयर कैपिटल को जिस तरीके से निकाल रहे हैं कि हमने इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 500 तो ली, प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एक्वायर्ड कंपनी 4 लाख इंटू 70% इंटू 1/2 इंटू ₹10, तो ये 14, तो 514 की तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल आने वाली है. अदर इक्विटी के लिए हमने नोट नंबर 1 बनाया था. नोट नंबर 1 क्या बोलता था? अदर इक्विटी ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड दैट इज पेरेंट कंपनी 810, कैपिटल रिजर्व जो 274 का आया था, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 2.5 का आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख इंटू 70% इंटू 1/2 इंटू ₹30, और यहाँ पे 4 लाख इंटू 70% इंटू 1/2 इंटू ₹10, ये टोटल 40 रुपीज की थी, जिसमें से 30 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम और 10 फेस वैल्यू अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. तो हमारा ये अदर इक्विटी भी आ गया. एनसीआई हमने ऊपर ही निकाल लिया था 154.95, ये रहा पीएसएनए. और इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स, इसके बाद डेफर्ड कंसीडरेशन भी आ जाएगा. ये तो तीनों फिगर्स कहां से है? पेरेंट प्लस सब्सिडरी, पेरेंट्स प्लस सब्सिडरी, लेकिन डेफर्ड कंसीडरेशन भी आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी होगी. इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, और लास्ट में आ जाएगा प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जिसकी फेयर वैल्यू 5 रुपए दी है. बैलेंस शीट फर्स्ट शॉर्ट टल्ली हो जाएगी. आपको करना क्या है? आपको सिंपल यहां पर
एक ही चीज को फॉलो करना है, मैंने जो क्वेश्चन आपको साथ डिस्कस कर लिए उसको घर पे एक बार खुद से सॉल्व जरूर कर लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम आनी है। मैंने आपको सारे कंसेप्ट इन डिटेल बताए हैं, क्वेश्चन आप फटाफट से होंगे आपसे। ओके, मेरे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, ये कुछ और नहीं, मे 22 का 15th वाला है जो सिमिलर टू इलस्ट्रेशन वाला है, तो आप इसको कर सकते हो। इसके बाद मॉड्यूल का टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन नंबर 12 जो प्रीवियस आईसीआई स्टडी मटेरियल का था, ये वो क्वेश्चन है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड वाला। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें क्या है कि एच लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं इक्विटी शेयर्स एस लिमिटेड के, एक लिस्टेड एंटिटी है और 2 ट्रंचेस में परचेज करें। पहले 1 नवंबर 2006 में परचेज करें 15%, 1 जनवरी 2007 में अगेन 45% और स्टेक परचेज कर दिया। सो कैन आई से द डेट ऑफ एक्विजिशन विल बी 1 जनवरी 2017। ओके, द शेयर्स आर वेयर परचेजेस ऑन द प्राइसेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द रेलेवेंट डेट्स। ठीक है, जो भी रेलेवेंट डेट पे जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस थी शेयर की, उसी पे इसको परचेज किया गया है। ओके, इसके बाद क्या है, दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है और उसके बाद ये भी दिया कि रुपीज उनकी फंक्शनल करेंसी है। ठीक है, एच लिमिटेड एक्वायर कंट्रोल ऑन 1 जनवरी, ये अगर नहीं भी बोलते तो भी हमें समझ पता है कि भाई डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है। फिगर्स अपने को करोड़ में दिए हैं और ये बैलेंस शीट फिगर किसके हैं, सब्सिडरी के फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है सर, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों दिए, पीपीई, इंटेंजिबल फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश हेल्ड इन फंक्शनल करेंसी, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये उनकी कैरिंग अमाउंट और ये फेयर वैल्यू दोनों बराबर दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच का है 12, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, 50.40 जो दिया रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी से मतलब नहीं होता। आज हमारा पूरा टारगेट बेटा यही है कि हम एक्विजिशन मेथड के सारे क्वेश्चन सारे टाइप के खत्म कर दें। अगली वीडियो में हम अपना रिवर्स एक्विजिशन कॉमन कंट्रोल खत्म कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम परमिट किया तो आज ही हम रिवर्स एक्विजिशन चालू कर देंगे। अदर इक्विटी ये भी हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी में बोरिंग कितनी है 20, उसकी भी बोरिंग 20 ही है, फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट। फाइनेंशियल लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 28, प्रोविजन फॉर वारंटीज 3, करंट टैक्स लायबिलिटीज 4। उसके बाद एडजस्टमेंट्स दिए हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट यहां से दिए। कंपनी के पास क्या है, फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1 जनवरी 2007। क्या दिया है, लॉ सूट फाइल्ड बाय ए कस्टमर फॉर ए क्लेम ऑफ ₹2 करोड़, लॉ सूट फाइल्ड बाय कस्टमर फॉर अ क्लेम ऑफ ₹2 करोड़। ठीक है, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 0.5, और इट इज प्रोबेबल that an outflow of the resources will be required to settle the claim. Any amount would be paid in respect of law should be tax deductible. मतलब ये deferred tax की कैलकुलेशन में कंसिडर करना है। फेयर वैल्यू दी है, कैरिंग अमाउंट ये रही। इनकम टैक्स डिमांड 7 करोड़ की है, रेज बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 2 करोड़। बट इट इज नॉट प्रोबेबल दैट it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the claim. यहां पर इसको सेटल नहीं करेंगे। और जैसा मैंने आपको इस क्वेश्चन कराते वक्त बताया भी था रेगुलर बैच में भी और फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड में भी कि भाई इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आप पे क्लेम डाला है ना, तो ये आपके डेफर्ड टैक्स कंप्यूटेशन के लिए ये फिगर नहीं ले सकते। सिंपल, क्यों नहीं ले सकते वो सब अपन इंडेक्स 12 में सीखेंगे, बट अभी के लिए नहीं ले सकते। समझ में आया दोस्तों? यस, नो, आंसर इज यस। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, तो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। इस इन रिलेशन टू द अबव मेंशन्ड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, एस लिमिटेड ने इसमें कुछ इंडेमनिफिकेशन अंडरटेकिंग दी है एच लिमिटेड को अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। याद है इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट हमने पढ़ा था स्टेप नंबर 3 में? यस, नो, ये उसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। इसके अलावा 1 करोड़ रिप्रेजेंट करते हैं हमारी एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ द इंडेमनिफिकेशन अंडरटेकिंग। ठीक है, एनी अमाउंट which would be received in respect of the above undertaking shall not be taxable. ठीक है सर। Tax basis of the assets and liabilities of S Limited is equal to their respective carrying amount being recognized in its balance sheet. जो carrying amount है और जो fair value है वो सब सेम ही माना जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोल दिया। Carrying value of non-current assets held for sale ₹4 crore represents its fair value less cost to sale in accordance with the relevant
इंडियस। जो 4 करोड़ अपने को फेयर वैल्यू गिवन है वो 105 के हिसाब से गिवन है, इसकी बात कर रहे हैं, तो अपने को इसमें भी कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सर, इन कंसिडरेशन टू द अबव एडिशनल स्टेक परचेज बाय एच लिमिटेड ऑन 1st January 2007 it has issued to the selling shareholders of S Limited 1 equity share for every 2 shares, मतलब 1/2 क्या हो गया हमारा, स्वैप रेशियो हो गया, 2 के बदले में 1 शेयर दिया हमने। ओके, held in subsidiary limited. Fair value of the equity instrument of H Limited on 1st January 2007 is rupees 10,000 per share. Fair value of the equity shares of parent company कितनी गिवन है दोस्तों, 10,000 per share. Okay, now on 1st January H Limited has paid 50 करोड़ in cash to selling shareholders. ये कैश कंसिडरेशन दिया पीसी के लिए, ठीक है। 9th और 10th अपने को पीसी की बात कर रहे हैं। एडिशनली 31st March 2009 H Limited will pay 30 करोड़ to the selling shareholder. ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया हुआ बेटा, ये कौन सा, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 12 पुराने वाले मॉड्यूल में, ठीक है। ओके, कितना दे रहे हैं सर ये, सर ये दे रहे हैं 30 करोड़। कब दे रहे हैं, इफ द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी फॉर ईयर एंडेड 31st March इज मोर देन 25%, मतलब ये कंडीशनल है, कॉन्टिंजेंट हो जाएगा, यस नो, यस। अगर 25% से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी आया 31st March 2009 में, तो ही भाई साहब ये 30 करोड़ रुपए आपको पीसी के फॉर्म में मिलेंगे। ओके, H Limited has estimated fair value of this obligation as on 1st January 2007 and 31st March 2007 was 22 and 23 करोड़। ये जो 30 करोड़ देने के लिए जो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है, इसकी डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है, 22 करोड़ है, और ईयर एंड पर 23 करोड़ है। तो मुझे बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन 103, इंड AS 103 क्या बोलता है, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स लेना, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ये लेना होता है अपने को, तो 22 करोड़ अपन ले लेंगे। फेयर वैल्यू चेंज अपन ईयर एंड पे रिकॉर्ड कर देंगे 1 करोड़ का। The change in the fair value of the obligation is attributable to the change in the circumstances, facts and circumstances after the acquisition date. Okay. Quoted market price of the stock exchange 1st नवंबर 2006 में 350 रुपए पर शेयर था, जनवरी 2007 में 395 पर शेयर था, 31st March 2007 में ये कितना था, 420 पर शेयर था, ठीक है। हमें एक तो 15% वाले के लिए जरूरत रहेगी इस रेट की, 350 वाले की, और 395 वाले की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि याद करो दुनिया वालों, हम क्या करते हैं, हम स्टेप जब निकालते हैं एक्विजिशन मेथड में गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज, तो नेट एसेट्स लेते वक्त हमने क्या किया, नेट एसेट्स लेते वक्त उसमें से हम लेस करते हैं पीसी, और पीसी के बाद हम लेस करते हैं कोई भी प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट होल्ड इन द सेम कंपनी, तो उन दोनों के टाइम पे हमें फेयर वैल्यू लेनी पड़ती है। ओके, 31st May 2007 को H Limited learned that certain customer relationships existing on 1st January which met the recognition criteria of an intangible asset as that date not considered during the accounting for business combination for the year ended 31st March. The fair value of such customer relationship as on 1st January was 3.5 crore. Assume that there are no temporary difference. सर्टेन कस्टमर रिलेशनशिप थी बिफोर द एक्विजिशन, मतलब ये सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाएगी, एसटीसी हो जाएगी, और इसका ट्रीटमेंट हम एसटीसी की अकॉर्डिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 31st मई 2007 को एच लिमिटेड ने फर्दर एडिशनल कस्टमर सर्टेन रिलेशनशिप जो डेवलप हुई थी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, उनकी fair value, the fair value of such customer relationship has increased to 4 crore as on 31st March 2007, ठीक है। 1 करोड़ 3.5 की थी और अभी वो बढ़ के कितनी हो गई, 4 करोड़ तक पहुंच गई, बहुत बढ़िया। H Limited has established that it has obtained all the information necessary for accounting of business acquisition and no more information is obtainable. डेफर्ड टैक्स इनकम टैक्स रेट 30% दी है, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है और इंडिया फॉलो करती है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इतने सब बात 17 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, और उसके बाद ये भाई साहब बोलते हैं क्या क्या हमको चाहिए कैलकुलेट। कोई बोला हमको करने का क्या है एग्जाम में, छोड़ दें क्या, नहीं छोड़ना नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का साइज देख के मत घबराना, क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा, फिंगर टिप्स पे होगा, हमें बस अपने स्टेप्स ध्यान रखने हैं। देखो क्या बोल रहा है वो,
What should be the goodwill or bargain purchase gain to be recognized by holding company in its financial statement for the year ended 31st March 2007? ठीक है, तो ये तो हम स्टेप 5 बनाते ही हैं, ठीक है। और एनसीआई को मेजर करने के लिए प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स वाला मेथड यूज करना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। Will the amount of NCI goodwill bargain purchase so recognized in first part will change subsequent to 31st March? If yes, provide relevant general entries. Okay, तो वो बोल रहे हैं कि जनरल एंट्रीज भी दो, स्टेप नंबर 6, ठीक है सर, हम दे देंगे। What should be the accounting treatment of the contingent consideration as on 31st March 2007? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी बताना है 31 मार्च पे, उसकी एंट्री भी बता देनी है। तो टोटल 7 स्टेप्स नहीं पूछे, 6 स्टेप्स पूछे, बैलेंस शीट नहीं पूछी उन्होंने अपने से, ठीक है। स्टेप नंबर 1, एच लिमिटेड लीगल एक्वायरर एज वेल एज अकाउंटिंग एक्वायरर एंड हैज 15 + 45%, दैट इज 60% ऑफ द स्टेक, मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास कितना होगा, 40%, ठीक है सर। स्टेप 2, आइडेंट डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी 2007 है, ओके सर। इसके बाद पीपीई 90 करोड़ की दी हुई है अपने को, कहां पे दी है, फेयर वैल्यू 30, 350, ये जो भी दी हुई है ना यही अपने को लेनी है। 20 इन्वेंट्री, 20 ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, और इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट भी दिया है अपने को क्वेश्चन में 1 करोड़ का, याद है ना ऊपर, यस। 519 अपने टोटल नेट एसेट्स हो गए, ट्रेड पेबल 28, बोरिंग 20, प्रोविजन फॉर वारंटी 3, करंट टैक्स 4, और याद रखना फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी गिवन थी 2.5। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अपन ने कैलकुलेट करी, क्यों, क्योंकि whenever there is change in the fair value and carrying amount of the assets and liability, we have to calculate the deferred tax difference due to the deferred tax। तो हम डिफरेंस निकालने के लिए गए, फेयर वैल्यू 90 है, टैक्स बेस 40 है, मतलब 50 का डिफरेंस है, और इसके लिए हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। इनटेंजिबल एसेट्स 30 के हैं और टैक्स बेस 20 का है, मतलब 10 की लायबिलिटी और क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब एसेट कम करना पड़ेगा अपने को, यस नो। इन इन्वेस्टमेंट अपने को दिए हुए 350 और यहां दिया 100, मतलब 250 की लायबिलिटी क्रिएट करनी है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 2.5 का तो क्या है उसका फेयर वैल्यू, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये एडजस्टमेंट 2.5 की तो हमारी टोटल फेयर वैल्यू है, और अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ कैरिंग अमाउंट की तो सिर्फ 2 करोड़ की है, ठीक है। तो 0.5 को अपने को असेट क्रिएट करना पड़ेगा। इंडेमनिफिकेशन 1, कैरिंग अमाउंट है 1, टैक्स बेस भी है तो 0 आ जाएगा। टोटल डिफरेंस 309, 30% टैक्स रेट, 92 के डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो यहां लेस हो जाएगी वो। टोटल हमारा नेट एसेट्स आ गया, यस नो सर आ गया। इसके बाद पीसी की कैलकुलेशन होगी, 12 करोड़ डिवाइड बाय 100 रुपीज का एक शेयर है, 45% हमने परचेस किया, 1/2 हमारा स्वैप रेशियो। फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी कितना दिया, 10,000, 270 का तो हमारा फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ गया। कैश हमने 50 करोड़ दी थी, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन हमारा 22 करोड़ फेयर वैल्यू गिवन है, तो 342 हमारा क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारा सीधा सीधा परचेज कंसिडरेशन का टोटल। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, जो पार्ट ए अपने से क्वेश्चन ने पूछा है वो क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स एक्वायर्ड 368.65 लेस कर देंगे पीसी 342, और 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 15%, जो डे 1 पे 15% स्टेक पहले किया था, परचेज किया था, उस दिन पर फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स अपने को 395 गिवन थी, ये रही 395 अपने पास इंफॉर्मेशन में 395 अपने को गिवन है, कौन सी, डेट ऑफ एक्विजिशन वाली डेट, उसको अपन ने ले लिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही अपन ने ले लिया तो ये हो जाएगा 7.11, इन दोनों इनका टोटल करोगे तो 12 करोड़ शेयर्स हैं, डिवाइड बाय 100 रुपीज पर शेयर इंटू 15% इंटू फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, लेस करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट पीएसएनए 368 इंटू 40%, तो आपका 147 का एनसीआई आ जाएगा। और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चला गुडविल आई है। इंपेयरमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे। अकाउंटिंग हमसे पूछी इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, तो ये पार्ट बी है हमारा। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डे 1 पे एंट्री कैसे होगी, सर डे 1 पे 1 नवंबर को 350 रुपीज शेयर की वैल्यू थी, 15% स्टेक लिया था, 12 करोड़ शेयर थे अपॉन 100, इन्वेस्टमेंट डिवाइड टू बैंक 6.3, फिर ये प्राइस कितनी पहुंच गई 6.3 यहां पे है, और फेयर वैल्यू वाले दिन कितनी 7.11, तो चेंज इन फेयर वैल्यू भी अपन को अकाउंट फॉर करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू
P और L, because any change in the fair value will be recognized or adjusted through P और L, हमने सीखा हुआ है। फिर डेट ऑफ एक्विजिशन पर एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट, 342 हमारा टोटल आया था इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, जिसमें से 270 की हमने इक्विटी शेयर्स दिए थे, बैंक 50 से और प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन 22 रुपए से। कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन आगे जाके कितने का हो जाता है, 23 करोड़ का। तो प्योरल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन ये 1 रुपीज से अपन ने एडजस्ट कर दिया 31 मार्च 2017 को। ये कहां पे बात हो गई, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सीएफएक्स की एंट्री क्या होगी, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 342 प्लस 7.11 टू एनसीआई और गुडविल बैलेंसिंग वगैरह जाएगी। कस्टमर रिलेशनशिप अपनी कितनी थी, 3.5 थी सर, हाँ सर 3.5 थी इनिशियली, उसको टू गुडविल टू एनसीआई में दोनों में बांट दिया हमने पोस्ट एक्विजिशन। और जो हमारा ये कस्टमर रिलेशनशिप अकाउंट था जो 4 करोड़ आगे जाके बढ़ गया, तो उसको हमने प्योरल से एडजस्ट कर दिया। सो दिस वाज योर एंटायर एक्विजिशन मेथड। मैंने आपको पिछले 41 मिनट्स में सारे के सारे एक्विजिशन मेथड के जो पेंडिंग क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको करा दिए। अब अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा रिवर्स एक्विजिशन मेथड। सर व्हाट इज दिस रिवर्स एक्विजिशन मेथड? सर यहां पे क्या होता है, मैंने आपको इनिशियली बताया था, व्हेन स्मॉल कंपनी takes over the big company and PC is paid by, purchase consideration is paid by small company and control किसके हाथ में आता है, बिग कंपनी के हाथ में आ जाता है। मैंने उसका एग्जांपल भी आपको बताया था कि मान लो एक कंपनी है एचडी लिमिटेड और दूसरी कंपनी है डॉक्टर लिमिटेड, ठीक है। एचडी ने पीसी पे किया डॉक्टर को, डॉक्टर के पास कितने, डॉक्टर लिमिटेड के पास कितने शेयर्स थे, 300 शेयर्स। एचडी के पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स। पीसी जब इन्होंने पे किया 1:1 इनका स्वैप रेशियो था, मतलब 300 शेयर्स के बदले इस कंपनी को 300 शेयर्स मिले पीसी के रूप में। कहना इसे इन्होंने पीसी पे किया तो ये लीगल एक्वायरर हो गए। कहना इसे इनके पास 300 शेयर्स थे जो, वो इस वाली एंटिटी में इनको 300 शेयर्स मिल जाएंगे, यस और नो। टोटल एचडी के पास अब कितने हैं, 400, लेकिन इस 400 में से 300 तो डॉक्टर के ही शेयर होल्डर्स हैं। सो कहना इसे एचडी ने भले ही पीसी पे किया बट पोस्ट एक्विजिशन डॉक्टर लिमिटेड के पास कंट्रोल आ गया। नाउ दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स एक्विजिशन मेथड। ये पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कवर नहीं होता था, IFRS 3 इंड AS 103 में ये कवर होता है रिवर्स एक्विजिशन का कंसेप्ट। पहली बात तो ये समझ में आया कि नहीं, तो मैंने क्या लिखा है, व्हेन स्मॉल कंपनी टेक्स ओवर द बिग कंपनी, पीसी पेड बाय स्मॉल कंपनी टू बिग कंपनी बट बिग कंपनी हैज कंट्रोल ओवर द कंबाइंड एंटिटी। तो यहां पे 75% पूरा 400 का शेयर है, लेकिन 75% कंट्रोल किसका हो जाएगा, डॉक्टर का, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करनी है सर, यहाँ पे लीगल एक्वायरर की बुक्स में। लीगल एक्वायरर मतलब जिसने पीसी पे किया है। बेसिक रूल्स याद रखना, पीसी शुड ऑलवेज फ्लो टू द अकाउंटिंग एक्वायरर, ठीक है। अकाउंटिंग एक्वायरी की असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, अदर इक्विटी बुक वैल्यू पे ही लेंगे हम। अकाउंटिंग एक्वायरी कंपनी जो एचडी लिमिटेड है, ये जो लीगल एक्वायरर है ना, ये कुछ और नहीं, अकाउंटिंग एक्वायरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग एक्वायरर है। अकाउंटिंग एक्वायरर कौन होता है, एक अकाउंटिंग एक्वायरर कंपनी कौन है, डॉक्टर लिमिटेड। क्यों? क्योंकि उसके बाद पीसी पे करने, मतलब एक्विजिशन के बाद कंट्रोल आ गया। लेकिन पीसी किसने पेश किया, एचडी ने। एचडी कौन था, लीगल एक्वायरर। तो हम इस केस में लीगल एक्वायरर को अकाउंटिंग एक्वायरी बोलेंगे, ना कि एक्वायरर, क्योंकि अकाउंटिंग एक्वायरर तो कौन हो गया, डॉक्टर लिमिटेड। इज दैट क्लियर? यस। तो अकाउंटिंग एक्वायरी की असेट्स लायबिलिटीज को हम फेयर वैल्यू पे लेंगे, अकाउंटिंग एक्वायरर की असेट्स लायबिलिटी, इक्विटी, अदर इक्विटी को हम बुक वैल्यू पे लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं, क्वेश्चन आते हैं दो तरीके के। एक तो होता है अमालगमेशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज दिस अमालगमेशन? ए कंपनी बी कंपनी मिलके ए बी लिमिटेड बना देती है, या फिर सी लिमिटेड बनी है टू टेक ओवर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, इसको बोलते हैं अमालगमेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ए लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया बी लिमिटेड को, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? तो दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो अमालगमेशन का क्वेश्चन आएगा रिवर्स एक्विजिशन में, या फिर एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ूं? ओके। अब मान लीजिए अमालगमेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आज हम खत्म करेंगे, क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, नाउ स्टेप्स इन केसेस ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन के केस में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्वायरर है कौन, डेट ऑफ एक्विजिशन भी पता करनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी, मतलब यहां जैसे अपने केस में था एचडी लिमिटेड,
उसके फेयर वैल्यू नेट एसेट्स देखने पड़ेंगे। और पीसी कैलकुलेट करने के लिए क्या सेम चीज, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड जो कर रहे हैं वो, और फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर, दैट इज नई कंपनी जो बन रही है। और याद रखना अगर क्वेश्चन में स्वैप रेशियो दिया है तो स्वैप रेशियो को ले लेंगे इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी, मतलब एचडी लिमिटेड के शेयर्स ले लेंगे। और अगर स्वैप रेशियो नहीं दिया है तो फेयर वैल्यू जो अकाउंटिंग एक्वायरी की दी है उसको डिवाइड कर देंगे अकाउंटिंग एक्वायरर के फेयर वैल्यू से, तो स्वैप रेशियो भी आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 4 था पीसी के लिए। फिफ्थ स्टेप यहां पे क्या था, गुडविल, गेन ऑन बार्गेन परचेस, और लास्ट था अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लीगल एक्वायरर। तो 6 स्टेप्स हैं अमलगमेशन के केस में। सबसे पहले अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द एक्वायरर, देन डेट ऑफ एक्विजिशन, देन अपने को निकालना है फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी, फिर हमें पीसी कैलकुलेट करना है। पीसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर जो इश्यू करे जा रहे हैं वो, और फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर जो नई कंपनी बनी है उसका। इसके अलावा पीसी निकालते वक्त अगर एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कितने इशू करने हैं उसके लिए या तो हमें स्वैप रेशियो गिवन होगा, स्वैप रेशियो नहीं है तो हमने जो एएफएम में सीखा है फेयर वैल्यू ऑफ द अकाउंटिंग एक्वायरी डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द अकाउंटिंग एक्वायरर, वो निकाल लेंगे। फिर गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज और जनरल एंट्री पास कर देंगे। सेम कंसेप्ट है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है अकाउंटिंग एक्वायरी और लीगल एक्वायरर सेम पर्सन होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल कंपनी होती है बेसिकली, और अकाउंटिंग एक्वायरर बिग कंपनी होती है। एच लिमिटेड एंड डी, अब ये हो क्या रहा है ये समझते हैं एग्जांपल से। एच लिमिटेड एंड डी लिमिटेड टेक्स ओवर एच डी लिमिटेड, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा अकाउंटिंग एक्वायरर, ये कौन हो जाएंगे अकाउंटिंग एक्वायरी, ये लीगल एक्वायरर। अकाउंटिंग किनकी बुक्स में होगी, एचडी की बुक्स में, ठीक है। तो जनरल एंट्री पास करेंगे, तो जनरल एंट्री पास कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंटिंग एक्वायरर की बुक्स में, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे असेट, लायबिलिटी, अदर इक्विटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, इक्विटी, जितनी भी चीजें, जो भी बुक वैल्यू, जो भी बैलेंसेस आ रहे होंगे उनको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, किस पे, बुक वैल्यू पे, ठीक है सर। और रिकॉग्नाइज कर लेंगे ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू इन द बुक्स ऑफ लीगल एक्वायरर, यस नो। लीगल एक्वायरर के सारे बैलेंसेस को हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे और डी रिकॉग्नाइज करेंगे बुक वैल्यू पे, और सारे के सारे अकाउंटिंग एक्वायरर के बैलेंसेस, ठीक है सर। उसके बाद एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट, और लास्ट में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे इन द ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। आप अब अगर मैं बात करूं यहां एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या स्टेप्स हैं सर, एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत क्लियर है कि व्हेन स्मॉलर कंपनी टेक्स ओवर द बिग कंपनी, तो जो बिग कंपनी है वो कौन हो जाएगी अकाउंटिंग एक्वायरर, और जो स्मॉलर है वो लीगल एक्वायरर एज वेल एज अकाउंटिंग एक्वायरी, जैसे मैंने आपको बताया। अब इन द बुक्स ऑफ स्मॉल कंपनी हम अकाउंटिंग करेंगे। एब्जॉर्प्शन के रूल्स भी वही है, डी रिकॉग्नाइज बैलेंसेस ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी एट बुक वैल्यू, क्यों, छोटी वाली के सारे अकाउंटिंग बैलेंसेस उनको बुक वैल्यू पे डी रिकॉग्नाइज कर देना है जो भी बुक्स में आ रहे हैं। रिकॉग्नाइज करो बैलेंस शीट ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर एट बुक वैल्यू, ठीक है सर। रिकॉग्नाइज करो असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी एट फेयर वैल्यू, ठीक है। मतलब वो देखो एब्जॉर्प्शन में सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं, एचडी जो पुरानी छोटी कंपनी थी और डॉक्टर बड़ी कंपनी थी, इसकी बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू आ रही है बैलेंसेस की उनको डी रिकॉग्नाइज करो, मतलब कैंसिल कर दो। डॉक्टर की जो बुक्स में आ रही थी वो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लो, रिकॉग्नाइज बैलेंसेस ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर एट बुक वैल्यू, और रिकॉग्नाइज करो ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी एट फेयर वैल्यू। कैसे कर रहे हैं समझना। ये कंपनी है एचडी लिमिटेड, ठीक है सर, समझ में नहीं आया अपन को तो आप एग्जांपल समझाओ। ये एक कंपनी है एचडी लिमिटेड, ये है डॉक्टर लिमिटेड। एचडी ने क्या किया, डॉक्टर को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन का केस है। ये एक छोटी स्मॉल कंपनी है, ये बिग कंपनी है। तो सबसे पहले ये एचडी की बैलेंस शीट में जितने भी फिगर्स आ रहे हैं ना इनको डी रिकॉग्नाइज करो एट बुक वैल्यू, ठीक है। और डॉक्टर की बुक्स में जो बैलेंसेस आ रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करो एट बुक वैल्यू। और ये जो बैलेंसेस हमने डी रिकॉग्नाइज करे, इनका अगर कोई बैलेंस फेयर वैल्यू में गिवन है उनको रिकॉग्नाइज कर लो। यहां पे क्या हो रहा है, एचडी टेक्स ओवर डॉक्टर एंड कंट्रोल वाज शेयर्ड टू डॉक्टर ऑल्दो पीसी पेड बाय एचडी लिमिटेड, ये वही चीज हो रही है। और लास्ट में पेमेंट ऑफ पीसी की एंट्री दिखा दो और बैलेंस शीट बना लो। तो स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द एक्वायरर, डेट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ द अकाउंटिंग एक्वायरी,
पीसी, पीसी में वही चीज जो अपन पहले करते आ रहे थे, फेयर वैल्यू, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी इनटू फेयर वैल्यू ऑफ द अकाउंटिंग एक्वायरी, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस, और लास्ट में आ जाएगा अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लीगल एक्वायरर। ठीक है सर, इसमें अब क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन बहुत आसान दिया है। क्वेश्चन अपन देख ही लेते हैं ना, टाइम है अभी, हाँ टाइम तो है अपने पास, बिल्कुल 2 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद कॉमन कंट्रोल अपन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो मेरे को लगा था शायद टाइम कम पड़ेगा, बट टाइम बिल्कुल बहुत सफिशिएंट है, तो हम रिवर्स एक्विजिशन आज ही खत्म कर देते हैं। 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके ओके, नाउ ब्रेक इज ओवर। नाउ क्वेश्चन में आता है मॉड्यूल का टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 2, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2, ये एमटीपी एंड आरटीपी में 18 में आ चुका है, मॉड्यूल में भी दिया है, देखते हैं क्या बोल रहा है। 31 ऑफ दिसंबर 2001 को एंटिटी ए ने इशू करे 2.5 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी। ठीक है, ऑल द एंटिटी बी शेयर होल्डर एक्सचेंजेस देयर शेयर इन एंटिटी बी। ठीक है, देयरफॉर एंटिटी ए इशूज 150 ऑर्डिनरी शेयर इन एक्सचेंज फॉर ऑल 60 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एंटिटी बी। ए ने 150 शेयर इशू करे 60 के बदले में, क्यों? स्वैप रेशियो 2.5 दिया था। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी ऑन 31 दिसंबर वाज 40 रुपीज। कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एंटिटी एज ऑर्डिनरी शेयर 16 रुपए दी हुई है। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ द एंटिटी एज आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर आर सेम एज देयर कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट, सारे के सारे जो फिगर्स दिए हुए हैं उन सबके आइडेंटिफाइबल फेयर वैल्यू क्या है, सेम है, कुछ को छोड़ के। कौन सा? नॉन करेंट एसेट्स जो दिए हैं ना वो आपके 1500 के हैं, आपकी बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स शायद 1300 के दिए होंगे। ठीक है सर, बैलेंस शीट ऑफ एंटिटी ए एंड एंटिटी बी बिफोर द बिजनेस कॉम्बिनेशन आर एस फॉलोज। ये दिखा है एंटिटी ए लीगल पेरेंट अकाउंटिंग एक्वायरी, क्वेश्चन में ही दिया है ये अकाउंटिंग एक्वायरी है, लीगल एक्वायरर लीगल पेरेंट है, और एंटिटी बी क्या है? लीगल सब्सिडरी बट अकाउंटिंग एक्वायरर। इसका मतलब कंट्रोल इसके पास है, पीसी भले ही ए ने पे किया है, यस नो। और वही हम ऊपर से समझते आ रहे थे कि ए ने शेयर्स इशू करे हैं बी को, है ना, और ए की ही फेयर वैल्यू के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। करंट एसेट्स 500 के दिए हैं, टोटल एसेट्स हैं, लायबिलिटीज आपकी 300 है, नॉन करंट लायबिलिटी 400 है, शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी दी है, रिटेन्ड अर्निंग दी है आपको 800, 100 ऑर्डिनरी शेयर 300 के दिए हैं, और ये अकाउंटिंग एक्वायरर के 1400 दिए हुए हैं। टोटल शेयर होल्डर की इक्विटी 1100, और ये सभी चीजें दी हुई हैं। ठीक है सर, assume that the entities B's earning for the annual period on 31st March were 600 and the consolidated earning of the annual period on ended on 31st March 2002 were 800. Also, there was no change in the number of ordinary shares during the entity B during annual period of 31st March 2001 and during 31st March 1st January to डेट ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। मतलब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया रिवर्स एक्विजिशन हुआ है ऑन 31 दिसंबर 2011। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड टू मीजर गुडविल एंड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये उन्होंने बोला है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 है आपका आइडेंटिफाई दी एक्वायरर। आइडेंटिफाई दी एक्वायरर, तो देखो ए लिमिटेड ने इशू करे हैं शेयर्स किसको? बी लिमिटेड को। कितने? 60 शेयर इंटू 2.5 150, और ए लिमिटेड के पास पहले से कितने शेयर्स थे सर? 100 शेयर्स थे पहले से ही, है ना, और बी लिमिटेड को 60 इंटू 2.5 मतलब 150। टोटल ए लिमिटेड के पास आफ्टर एक्विजिशन 250 हो गए, जिसमें से 150 तो बी के हैं, है ना। तो 250 शेयर्स में से ए का स्टेक कितना है आफ्टर एक्विजिशन? 100 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 दैट इज 40%। ओके, और बी का स्टेक ए में कितना हो गया? 150 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 60%। मतलब सिंस लीगल एक्वायरर एंड अकाउंट is equal to A limited and accounting acquirer equals to B limited, hence reverse acquisition method of absorption will be applied, क्योंकि A ने B को टेक ओवर किया है यहाँ पे, yes or no as per the question। तो यहाँ पे रिवर्स एक्विजिशन मेथड लगेगी एब्जॉर्प्शन की। स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 31 दिसंबर 2001। अब हमें निकालना है फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, दैट इज अकाउंटिंग एक्वायरी, या जिसे हम लीगल एक्वायरर भी बोला करते थे एक्विजिशन के मेथड के टाइम पर। ठीक है, तो ये 1500 गिवन थी, बाकी करंट एसेट्स 500, करंट लायबिलिटी 300, नॉन करंट लायबिलिटी 400, ये आ गया 1300। पीसी के लिए क्या किया होगा? 100 शेयर्स दिए हैं 16 रुपए के हिसाब से, देखो दिया है ना क्वेश्चन में,
100 शेयर्स थे और ₹16 आपकी ऑर्डिनरी मार्केट प्राइस है, ये आपको कोटेड मार्केट प्राइस गिवन थी क्वेश्चन के इनिशियल पार्ट में, है ना। तो ये आपने क्या कर लिया, 1600 आपका निकाल लिया। पीसी गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस निकालोगे तो 1300 के नेट एसेट्स हैं, पीसी आपने 1600 को दिया तो 300 की गुडविल आ गई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, बैलेंसेस ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर डी रिकॉग्नाइज करोगे तो इक्विटी डेबिट 300, अदर इक्विटी 800, डी रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंटिंग बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी, डी रिकॉग्निशन करोगे तो जितने भी पेरेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको डी रिकॉग्नाइज करना है। तो इक्विटी को अगर डी रिकॉग्नाइज करना है, इक्विटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, आप इसे डी रिकॉग्नाइज करोगे तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इक्विटी अकाउंट डेबिट 300, अदर इक्विटी अपने को कितनी दी थी इसकी 800, इसको भी अपन ने हटा दिया। नॉन करेंट लायबिलिटी 400, करेंट लायबिलिटी 300, टू नॉन करेंट एसेट 1300, करेंट एसेट्स 500, किस पे, एट बुक वैल्यू। इसको हम किस पे कर रहे हैं, एट बुक वैल्यू। इज दैट क्लियर, यस नो। नाउ जो अकाउंटिंग एक्वायरर है उनके बैलेंसेस को रिकॉग्नाइज करो तो नॉन करेंट एसेट अकाउंट डेबिट 3000, करेंट एसेट 700, करेंट लायबिलिटी 600, अदर इक्विटी 1400, नॉन करेंट लायबिलिटी 1100, इक्विटी 600। ये कहां थे फिगर, ये भी आपको बैलेंस शीट में गिवन थे, 600, 1400, 1100, 600, 3700, ठीक है। अब असेट्स और लायबिलिटीज ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी या लीगल एक्वायरर, उसके बैलेंसेस को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लो। नॉन करेंट एसेट्स 1500 की हो गई थी, करेंट एसेट्स 500 की हो गई थी, करेंट लायबिलिटी 300, नॉन करेंट लायबिलिटी 400, मोड ऑफ पेमेंट 1600 का है तो बैलेंसिंग फिगर 300 का आ जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी 1600 में आपने पीसी डिस्चार्ज कर दिया। और इसके बाद हालांकि उन्होंने बैलेंस शीट पूछी थी तो अपन बैलेंस शीट भी बना देंगे। 1500 की पेरेंट की और 3000 की उसकी। इंटेंजिबल एसेट 300 के आ जाएंगे, करेंट एसेट 700, 500, 1200, इक्विटी पुरानी वाली इक्विटी 600 की है और नए वाले पीसी जिससे डिस्चार्ज हुआ 1600। अदर इक्विटी 1400 की अकेली रहेगी, क्यों, क्योंकि पेरेंट वाली तो डी रिकॉग्नाइज कर दी थी आपने। नॉन करेंट लायबिलिटी 400 और 1100, 1500 आ जाएगा और करेंट लायबिलिटी आपकी 600, 300, 900 आ जाएगी। तो इसके साथ बैलेंस शीट टोटल हो जाएगा 6000 का। आप आराम से इसको करना तो भी बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं थी। और क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 38, अब उसमें दो पार्ट पूछे गए मॉड्यूल में। अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 33 है ना। क्या है कि ए और बी लिमिटेड अमालगमेट हुए हैं 1 जनवरी 2002 को, एक नई कंपनी बनाई ए बी लिमिटेड, ठीक है। ए का बैलेंस दिया है, बी के बैलेंस भी दिए हैं, ठीक है। चलो, इक्विटी शेयर एक है 10 रुपए का, अदर इक्विटी दी हुई है, नॉन करेंट लायबिलिटी वगैरह सब दी है। ए ट्रांसफर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ओके, ए बी लिमिटेड ने क्या किया, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। मतलब ए और बी में कितने शेयर्स थे, 600 और 700, मतलब करीबन 1300 शेयर्स होल्डर्स थे और 1300 शेयर होल्डर्स को कम से कम 1300 शेयर्स इशू कर दिए। प्रिपेयर नोट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड अज्यूमिंग बी लिमिटेड इज अ लार्जर एंटिटी एंड देयर मैनेजमेंट विल टेक कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। ओके, ये असम्पशन क्वेश्चन में लेके चलना है कि बी लिमिटेड कौन हो जाएगी, लार्जर कंपनी है और उसके पास एक्विजिशन के बाद कंट्रोल जा रहा है, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स भी दी हुई है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की इन्वेंट्री भी दी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस भी दिया हुआ 11000 और 14000, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्विजिट नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने टू डिस्चार्ज क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, और उसके लिए हमें क्या दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, इसको एग्जाम के पहले देख के जाना, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। चलो, आरटीपी नवंबर 18 का क्वेश्चन ही है ना। स्टेप नंबर 1, एक्वायरर कौन है, तो ए लिमिटेड के पास 600 शेयर है, बी लिमिटेड के पास 700 शेयर है। सिंस फेयर वैल्यू इज नॉट गिवन वी कैन कंक्लूड कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है, तो अपन ने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली 18.33 और 20 रुपीज। ए लिमिटेड के पास कितने शेयर गए होंगे, 600 इंटू 18.33 डिवाइड बाई 10, और बी लिमिटेड के पास 700 इंटू 20 डिवाइड बाई 10, टोटल 2500 शेयर्स थे। 1100 शेयर्स किसको गए, इनको, और 1400 शेयर गए बी को। ए का स्टेक कितना हो गया 44% और बी का स्टेक कितना हो गया 56%। अगर इस तरीके से हमने स्टेक देखा
कैसे निकाला, 1100 शेयर ए के थे, 2500 में से 1100 ए के है तो 44% स्टेक हो गया। बी के पास कितना, 1400 शेयर्स, 2500 में से तो 56% हो गया। तो देयरफॉर लीगल एक्वायरर एबी लिमिटेड हुई। एबी लिमिटेड क्या है, पीसी दे रही है, और अकाउंटिंग एक्वायरर कौन हो गई, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सॉरी ए लिमिटेड नहीं, बी लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, याद रखना ये अमलगमेशन का केस है, तो अपने को स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, अमलगमेशन के। स्टेप 1 में हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक्वायरर को। डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी हो जाएगी, 1 जनवरी 2002, जिस दिन पे एक्विजिशन हुआ है, अमलगमेशन हुआ है। नेट एसेट्स टेकन ओवर ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी, दैट इज एओ लिमिटेड। एओ लिमिटेड के सारे नेट एसेट्स ले लो, तो 95,000, 1300 और बाकी के एसेट्स वही बुक वैल्यू पे 1020, 1800 और 450, ये सारे के सारे एसेट्स आपने ले लिए 450। और नॉन करेंट लायबिलिटी 3000 और ट्रेड पेबल, तो आपकी आ गई 10,100 के नेट एसेट्स आ गए। पीसीबी ने कितना दिया है, बी ने 1400 शेयर्स दिए होंगे, 1400 शेयर्स दिए फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड 700 के लिए, तो 1100 के लिए ए ने कितने दिए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1100 इंटू 700 डिवाइड बाय 1400, तो 550 आ जाएगा। ये 550 शेयर पीसी ने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के फॉर्म में दिए, और 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो 11,000 रुपए आ गए। ये 20 रुपए कहां दिया था सर, ये 20 रुपए आपने कहां से निकाला था सर, तो 20 रुपए आपने यहां निकाला था, इंट्रिंसिक वैल्यू। यस, नो, दिस वाज द इंट्रिंसिक वैल्यू विच वी हैव कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1। ठीक है, हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू गिवन नहीं थी क्वेश्चन में। पीसी फ्रॉम बी निकाला हमने 11,000, सर नेट एसेट्स थे 10,100, पीसी था 11,000, तो गुड्डू कितने का आ गया, 900 का, और बैलेंस शीट हमने बना दी। बैलेंस शीट में ए के एक तो आ जाएगा 9500 प्लस 7500, 95 कहां से आए, फेयर वैल्यू इसकी लेंगे और कैरिंग अमाउंट इसकी लेंगे। ओके, गुडविल 900 ही कैलकुलेट करेंगे हमने ऊपर स्टेप 5 से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारे 1050 प्लस 850 आ जाएंगे, 1050 प्लस 850, क्योंकि बुक वैल्यू पे ही आ जाएंगे पूरे के पूरे। ट्रेड इन्वेंट्री 1300 प्लस 2750, कैरिंग अमाउंट बी लिमिटेड की और इनकी नॉर्मल। ट्रेड रिसीवेबल 5800, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में 7000 प्लस 5500, 5500 पीसी के फॉर्म में जो हमने इशू करे थे, 5050 इंटू 10, और बाकी के 10 कहां से आ जाएंगे, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में नोट देखेंगे अगर अपन, तो बी लिमिटेड की अदर इक्विटी 30,000 दी है, और ए लिमिटेड का सिक्योरिटी प्रीमियम 550 शेयर इंटू 10, 5500, 8500, तो यह आ जाएगा 8500। नॉन करेंट लायबिलिटी बोरोइंग 3000 प्लस 4000, 7000। ट्रेड पेबल 1000, 1500, 2500, तो ये बैलेंस शीट टेली जाएगी 30,500 पर। तो ये था पूरा रिवर्स एक्विजिशन का 2 से 3 क्वेश्चन, एक एब्जॉर्प्शन का केस और एक अमलगमेशन का केस। ये था कंप्लीट रिवर्स एक्विजिशन वाला पार्ट। तो यहां पे मैंने आपको इंड AS 103 में अभी तक ये 3rd वीडियो था, मैंने आपको करीबन 3 वीडियो में कंसेप्चुअली कंसाइज वे में सारे के सारे क्वेश्चन, एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन की सारी वैरायटी अभी तक की इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जितनी है वो मैंने आपको करा दी है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन में कराए हैं वो सारे के सारे आप एक बार घर पे सॉल्व कर लो। अगला पार्ट जो रहेगा उसमें हम कॉमन कंट्रोल देखेंगे, सेल ऑफ डिवीजन और डीमर्जर को देख के ये इंड AS 103 खत्म कर देंगे। ठीक है, और तब तक के लिए इसको पूरा सॉल्व करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। जो नोट्स वगैरह आपको चाहिए, जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं, वो रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। और तब तक के लिए कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट। और याद रखना दोस्तों, अब की बार FR में 70 पार, ये हमारा मिशन होना चाहिए और इसको हम अचीव करके रहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर।